1960 के दशक में यूएसएसआर के ऊपर से उड़ान भर रहे एक अमेरिकी उपग्रह ने कुछ ऐसा कैद किया जिसने अमेरिकी खुफिया समुदाय के कई लोगों को चौंका दिया। एक विशाल मशीन जो किसी ऐसी चीज की तरह नहीं दिखती थी जिसे उन्होंने पहले कभी देखा था। यह एक विमान नहीं, एक जहाज नहीं, बल्कि कुछ और था। अन्यथा इसके प्रकार और उद्देश्य से भ्रमित होकर अमेरिकियों ने अपनी खोज को कैस्पियन राक्षस या कैस्पियन समुद्री राक्षस का नाम दिया और इसे आज आमतौर पर इसी तरह से जाना जाता है। संगीत, तो यह चीज़ क्या है? इसे किस लिए बनाया गया था? यह इतना विचित्र क्यों दिखता है और कैसे बना? यह एक तटरेखा पर समाप्त होता है। मैंने इस ग्राफ को YouTube पर कई बार देखा है, लेकिन ये कब जैसा कुछ नहीं है। आप इसके ठीक बगल में खड़े हैं। इस मशीन के बारे में निश्चित रूप से कुछ राक्षसी और शायद अलौकिक है, जो मुझे जायो मंजाकी की फैंटेसी फिल्मों के चलते महल की याद दिलाती है, विशेष रूप से एक अकेले समुद्र तट के ठीक बीच में इसके अजीब स्थान को देखते हुए। ये रहस्य सरल है। समाधान लगभग 1 साल पहले कैस्पियन समुद्री राक्षस को रूस के दक्षिणी गणराज्य डाकिस्तान में एक नए आउटडोर सैन्य संग्रहालय का केंद्र बिंदु बनने के लिए पास के नौसैनिक यार्ड से यहां लाया गया था। लेकिन यदि आप इसे रेत के माध्यम से खींचते हैं तो विशाल शिल्प को इधर उधर ले जाना एक कठिन काम है। ये फंस सकता है, इसलिए राक्षस को बड़े एयर कुशन पर रखा गया था जिन्हें पंप किया जाता है हवा के साथ। कोई भी नहीं चाहता कि अनोखी मशीन क्षतिग्रस्त हो, इसलिए बुलडोजर इसे इतनी सावधानी से और इतनी धीमी गति से समुद्र तट के केंद्र की ओर खींचते हैं कि संग्रहालय के बारे में खबर फैलने से पहले आप बमुश्किल इस गतिविधि को देख सकते हैं और लोग टकरा जाएंगे। किनारे पर रहस्यमयी यान और वे अपना सिर खुजलाते हैं कि यह क्या है, तो ये कौन सी चीज़ है? यह एक विमान नहीं है क्योंकि यह एक नियमित विमान की तरह उड़ सकता है, लेकिन यह एक जहाज भी नहीं है क्योंकि भले ही इसे समुद्र में संचालित करने के लिए बनाया गया था, यह पारंपरिक जहाज़ों की तरह नहीं चलता है। इसे संदर्भित करने का सही तरीका एक क्रोनोप्लांट या स्क्रीन प्लेन है और इसे डिज़ाइन किया गया था पानी की सतह के ठीक ऊपर सरकना। पहला सोवियत क्रोनोप्लांट 1960 के दशक में शीत युद्ध के चरम पर विकसित किया गया था, जब यूएसएसआर समुद्र में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने का रास्ता तलाश रहा था और इन संक्षिप्त योजनाओं का उद्देश्य गेम चेंजर बनना था। नौसैनिक युद्ध में सैन्य दृष्टि से इन मशीनों के बहुत सारे फायदे थे, न तो पानी में और न ही आकाश में होने के कारण वे रडार और सोनार दोनों के लिए लगभग अदृश्य हो गईं। इससे उन्हें समुद्री खदानों के ठीक ऊपर से गुजरने और उथली तटरेखाओं और समुद्र तटों तक पहुंचने की भी अनुमति मिल गई। क्रोनो संयंत्रों के साथ पारंपरिक जहाज़ों तक पहुंचने के लिए सोवियत सेना ने कुछ का उपयोग किया। जमीनी प्रभाव: जब भी नियमित विमान जमीन के करीब उड़ता है तो टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान उसके नीचे एक एयर कुशन होता है। इससे लिफ्ट को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलता है और उदाहरण के लिए एक अतिभारित हवाई जहाज अभी भी रनवे से बाहर निकल सकता है लेकिन ऊंचाई से आगे नहीं बढ़ सकता है, जहां जमीनी प्रभाव अब मौजूद नहीं है। इसलिए सोवियत इंजीनियरों ने सोचा कि हम एक ऐसा जहाज क्यों न बनाएं जो पानी के ऊपर हवा के इस कुशन पर चल सके। इससे जहाज का खिंचाव कम होगा, ईंधन की खपत कम होगी और शीर्ष गति में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। एक समान अवधारणा पहले से ही थी। हाइड्रोफॉइल क्रूज नौकाओं में उपयोग किया जाता था जो उस समय लोकप्रिय थे, लेकिन इसके साथ सैन्य क्रोनो योजनाएं, यूएसएसआर ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया। प्रोटोटाइप क्रोनो योजनाएं किसी भी पारंपरिक जहाज की तुलना में बहुत तेज निकली और वे अपनी गति और अदृश्यता के साथ किसी भी पारंपरिक विमान की तुलना में अधिक सैनिकों और सैन्य हार्डवेयर को ले जा सकते थे। ये दुर्जय मशीनें पहले पूरे बेड़े को खत्म कर सकती थीं। दुश्मन को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है जब तक कि संग्रहालय चालू न हो जाए। किसी को भी कैस्पियन समुद्री राक्षस के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह जिज्ञासु लोगों को अंदर जाने से नहीं रोक सकता है और कुछ लॉगर्स 3 मंजिला ऊंचे शिल्प के शीर्ष पर भी चढ़ गए। वहां ऊपर एक छोटी सी कुल्हाड़ी के माध्यम से घुसना सौभाग्य से अच्छा है। हमें ऐसा करना होगा क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने समय समय पर अघोषित आगंतुकों के आने के बावजूद विशेष रूप से हमारे लिए क्रेडिट योजना खोली है। यह इकोना योजना अधिकांश बटनों के अंदर लगभग बरकरार है और स्विचर अभी भी इस बड़े लाल वाले में भी मौजूद हैं जिसने जहाज की घातक मिसाइलें लॉन्च की। आश्चर्यजनक रूप से कुछ केबिनों में अभी भी तकिए और गद्दे हैं, जैसे कि चालक दल ने उन्हें अभी हाल ही में छोड़ा हो। हमें एक लॉग बुक भी मिली जहां आप देख सकते हैं कि सोवियत क्रोनोप्लांट कार्यक्रम बंद होने से पहले इस प्रोटोटाइप ने कितनी उड़ानें भरी। 1002 मी। हमने उनसे हमें ये दिखाने के लिए कहा कि क्या था यूएसएसआर की सबसे गोपनीय और चुनौतीपूर्ण मशीनों में से एक। कॉकपिट के अंदर सब कुछ अच्छे कार्यक्रम में लगता है। संगीत। दिलचस्प बात यह है कि 1960 के दशक में अमेरिकियों द्वारा खोजा गया पहला प्रोटोटाइप इससे भी बड़ा था। मेरा मतलब है कि यह मशीन पहले से ही बहुत बड़ी है, लेकिन इसका पूर्ववर्ती एक भयानक जानवर रहा होगा। जब अमेरिकियों ने पहली बार एक क्रोनोप्लान की उपग्रह छवि देखी थी तो शिल्प की कहानी किमी पर 2 अक्षर थे जो रूसी में एक मॉकअप जहाज के लिए खड़ा है। निश्चित रूप से अमेरिकी खुफिया को कोई सुराग नहीं था और इसीलिए वे एक आकर्षक उपनाम कैस्पियन राक्षस लेकर आए जो बाद में कैस्पियन समुद्री राक्षस में बदल गया। मैंने ईमानदारी से सोचा था कि यह एक किंवदंती थी जब तक कि मुझे स्टीफन हुकर नाम के एक पूर्व सीआईए अधिकारी के साथ एक साक्षात्कार नहीं मिला, जो शिल्प को देखने वाले पहले अमेरिकियों में से एक होने का दावा करता है। जब हम इसे देख रहे थे 1 मेरे सहकर्मी, हम तीन लोग इसे देख रहे थे और मेरे सहकर्मी ने कहा, हे भगवान, यह एक राक्षस है।
जिसका अर्थ है कि यह एक बड़ा विमान था और बिना सोचे मैंने केवल राक्षस जल कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैंने कहा, ओह लोच नेस राक्षस। और तीसरा सहकर्मी मेरी ओर हैरानी से देखा और कहा कि यह लोच नेस राक्षस कैसे हो सकता है, ये कैस्पियन सागर में है, ऐसा होना ही चाहिए कैस्पियन समुद्री राक्षस बने। संगीत राक्षस के पेट के अंदर होना इसे बाहर से देखने से भी अधिक रोमांचक है। मेरा मतलब है कि यह लंबे गलियारे हैं, अंतहीन सीढ़ियां और कई मॉड्यूल आपको इस बात का सटीक एहसास देते हैं कि यह चीज़ कितनी विशाल है। एक आखिरी सीढ़ी ठीक है और आप सही हैं और हम बिल्कुल शीर्ष पर हैं। यह अविश्वसनीय है, यह आश्चर्यजनक है। यह क्रोनोप्लान कितना विशाल है। इस विशेष क्रोनोप्लान को लून कहा जाता है। ये नवीनतम संशोधन है जिसे 1986 में बनाया गया था। इसमें 8 फॉरवर्ड जेट इंजन हैं जो मशीन को बाहर निकालते हैं पानी का और अन्य 2 जहाज की पूंछ पर जो क्रोनो योजना को चलाती है। एक बार जब यह जमीन पर प्रभाव डालता है तो लून 6 एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से भी सुसज्जित होता है। यहाँ वे ठीक शीर्ष पर हैं और इसने इसे अपने वर्ग की सबसे घातक मशीन बना दिया है। फिर भी न तो लून और न ही कोई अन्य सोवियत क्रोनोप्लांट कभी भी इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन में नहीं लाया गया और कभी भी सोवियत नौसेना का अभिन्न अंग नहीं बन पाया। क्रोनोप्लांट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सफल प्रौद्योगिकियों के बावजूद इन मशीनों में कुछ गंभीर खामियां थीं जिन्हें सोवियत इंजीनियरों के पास ठीक करने के लिए समय नहीं था जिसे वे ठीक कर सकते थे। खराब मौसम में काम करने पर आपको सोवियत का पुरालेख फुटेज नहीं मिलेगा। क्रोनोप्लांट तूफान में ऊंची लहरों के माध्यम से नेविगेट कर रहे थे, यहाँ तक कि सबसे उन्नत प्रोटोटाइप अटलांटिक या पानी के किसी भी अन्य प्रमुख निकाय को पार नहीं कर सका। इसके अलावा जमीन के भीतर सुरक्षित रूप से उड़ान भरना पायलटों के लिए थकाऊ था और क्रोनोप्लांट को घूमने के लिए भारी दूरी की आवश्यकता थी। पहली परिवर्तनीय योजना पर काम करने वाले सोवियत इंजीनियरों ने 1980 के दशक के अंत तक बहुत सी शुरुआती समस्याओं को ठीक करने और अपने प्रोटोटाइप को तेजी से घातक और अधिक विश्वसनीय बनाने में एक लंबा सफर तय किया था। शायद अगर उनके पास अधिक समय होता तो वे सफल होते, लेकिन यूएसएसआर समय पहले से ही ढहने की कगार पर था और मेगा में निवेश करने की इसकी क्षमता समाप्त हो रही थी। परियोजनाएं कम हो गई थीं। एलिगाटी उन लोगों से असहमत हैं जो दावा करते हैं कि सोवियत क्रोनो योजनाएं विफलता के लिए बर्बाद हो गई थीं। उनका कहना है कि सोवियत काल के अंत में जिन मॉडलों का व्यापक रूप से परीक्षण किया गया था वे बहुत बेहतर थे। पगोडा फॉरेन इस तर्क के बावजूद कि परियोजना में ऐसा नहीं हुआ अभी तक इस विशेष क्रोनोप्लांट की कहानी को आगे बढ़ाएं, इसमें आशा की किरण है। आखिरकार इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाएगा। इस बीच आप अभी भी सोवियत